जी ब्लेजर होगी तो बोलिए। बच्चों आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। हम लोग का लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था? लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था? तंजील जरा लास्ट पॉइंट बता दो, क्या लिखा है कॉपी पे? अरे क्या लिखा है? वही लास्ट पॉइंट। सेल्यूलोज सर। सेल्यूलोज, हाँ सेल्यूलोज का क्या पॉइंट स्ट्रक्चर बनाया था उसका? चलो सेल्यूलोज का जरा पहला पॉइंट बता दो, क्या लिखा है सेल्यूलोज का पहला पॉइंट? सेल्यूलोज का पहला पॉइंट बता दो, क्या लिखा है? चलो फखरुल आप बता दो जरा, सेल्यूलोज का पहला पॉइंट क्या लिखा है? फखरुल आलम। फखरुल आपका आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है सर। पहला पॉइंट बता दो, क्या लिखा है सेल्यूलोज का? Each cellulose contains 600 beta glucose sir. चलो नेक्स्ट पॉइंट। It is present in plant cell walls. नेक्स्ट पॉइंट। The pulp of plant in नेक्स्ट पॉइंट। cotton liver has heights that is 19% of cellulose sir. और नेक्स्ट पॉइंट। Cellulose is most abundant origin. उसके बाद सर सेलुलोज का स्ट्रक्चर आता है। स्ट्रक्चर आता है, हाँ? चलो गुड, थैंक यू। अब लिख लो सेलुलोज का, कंटिन्यू कर लेना और सेलुलोज का नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, रेयॉन इज आर्टिफिशियल सिल्क। Rayon is artificial silk that is obtained by the modification of cellulose. जो नेचुरल सिल्क है, नेचुरल सिल्क मिलता है सिल्क वर्म से और वो सिल्क प्रोड्यूस करता है, वो प्रोटीन का बना होता है। लेकिन आर्टिफिशियल सिल्क जो है वो सेलुलोज के मॉडिफिकेशन से मिलता है और उस आर्टिफिशियल सिल्क का नाम है रेयॉन। देखो नेक्स्ट पॉइंट, humans cannot digest cellulose due to the absence of enzyme cellulase। बच्चों एक एंजाइम होता है जिसका नाम है सेल्यूलेस और वो सेल्यूलेस डाइजेस्ट करता है सेल्यूलोज को, और लेकिन ह्यूमन सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं करता है, तो क्योंकि ह्यूमन में जो है एब्सेंट होता है ये एंजाइम सेल्यूलेस। और इसमें लिख लेना हर्बीवर्स वहां पे क्या लड़ाई चल रहा है? CPSP मदरबोर्ड, इज देयर एनी गाय फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन? जरा CPSP मदरबोर्ड जो है कैमरा ऑन करे इसका। CPSP कैमरा ऑन कर लो अपना उस सिस्टम का।
थोड़ा नीचे, हाँ। और कौन कौन है? दिख नहीं रहा, स्टूडेंट ही नहीं दिख रहा है। चलो, उधर है कोई? ऑफिस का कोई है उधर? चलो, आप बैठ जाओ। आप बैठ जाओ बाबा। ये कैमरा ऑन करके रख लो, कैमरा ऑन करके रख लो, माइक्रोफोन बंद रख लो। चलो लिखो नेक्स्ट पॉइंट। herbivores for example like cow can digest cellulose as they have cellulase। बच्चों, सेलुलोज अलग है, सेल्यूलेस अलग है। सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट है और उसको डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम सेल्यूलेस है। तो ये था सेलुलोज के बारे में। और अब आप लोग नेक्स्ट पॉइंट जो है वो लिख लेना काइटिन का। काइटिन लिख लेना। इट इज अ होमोपॉलीमर ऑफ N-acetyl glucosamine। और इसको हम लोग शॉर्टली नैग कहते हैं, जो मैंने आप लोगों को सिखाया था, बताया भी था, लिखा भी हुआ है कॉपी पे। इट इज होमोपॉलीमर ऑफ नैग which is nitrogen containing complex monosaccharide। तो बच्चों, काइटिन नैग का पॉलीमर होता है। और नैग का पॉलीमर आप लोगों ने देखा था, नैग में नाइट्रोजन होता है रिंग में, तो इसलिए कहते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड। तो ब्रैकेट में लिख लेना β14 glycosidic bonds connects NAG in chitin। और next point, it is present in fungal cell wall। और बच्चों याद रखना है एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स। और एक्सोस्केलेटन के ब्रैकेट में जो है, यू कैन आल्सो राइट क्यूटिका ऑफ आर्थ्रोपोडा। और आर्थ्रोपोडा, और या ऑब्ली करके लिख लेना इंसेक्ट। आर्थ्रोपोडा एनिमल्स हैं, उनका कॉकरोच का देखा होगा आप लोगों ने। कॉकरोच का बाहर में एक ब्राउन कलर का एक स्केलेटन रहता है बाहर में, उसको एक्सोस्केलेटन कहते हैं। वो भी काइटिन का बना होता है, प्लस फंगल का सेल वॉल भी काइटिन का बना होता है। अब आर्थ्रोपोडा सबसे ज्यादा एनिमल्स हैं, तो इसीलिए काइटिन जो है वो सेकेंड अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ऑन द बायोस्फीयर। तो लिखो काइटिन इज सेकेंड अबंडेंट organic molecule in biosphere। Chitin is second abundant organic molecule on biosphere. That is chitin is also second abundant carbohydrate। जरा बच्चों, पहला सबसे अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बायोस्फीयर में कौन सा है?
which is the most abundant organic molecule in bisaccharide? सेल्यूलोज। और ये काइटिन जो है सेकेंड अबंडेंट होता है, चाहे कार्बोहाइड्रेट चाहे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। और पहला याद रख लेना सेल्यूलोज, और सेकेंड याद रख लेना काइटिन। और ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा बिकॉज ये एनसीईआरटी के अंदर है। आर यू डन विद दिस? Yes, sir. Yes, sir. तो ह्यूमंस जो है काइटिन को भी डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो लिखो ह्यूमंस cannot digest chitin due to the absence of chitinase। काइटिन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम काइटिनेस होता है, वो हम में नहीं होता है, इसलिए हम इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, सेल्यूलोज एंड काइटिन आर स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स। as they help in maintenance of structures। जरा कौन कौन सा कार्बोहाइड्रेट बताया था मैंने आप लोगों को स्टोरेज पॉलीसैकेराइड होता है? which polysaccharide is storage polysaccharide? आप लोगों को मैंने पढ़ाया है, अब याद आप लोगों को रखना मस्ट है। और अब अगर आप लोग याद नहीं रहेंगे तो मतलब वो आप लोग गलत कर रहे हैं, तो पढ़ना जरूरी है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, जब तक ना आप लोग घर पे पढ़ेंगे तब तक कभी भी इंप्रूवमेंट नहीं होगा। इन द लास्ट क्लास आई टोल्ड यू दैट ग्लाइकोजन, स्टार्च एंड इनुलिन दे आर कॉल्ड एज स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स। और बच्चों जो ये सेल्यूलोज है और काइटिन है, सेल्यूलोज सेल वॉल का स्ट्रक्चर मेंटेन करता है और काइटिन जो है वो एक्सोस्केलेटन का फंगल सेल वॉल का स्ट्रक्चर मेंटेन करता है। तो इसीलिए इनको हम लोग कहते हैं स्टोरेज स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स। और स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड इनुलिन दे वेयर द storage polysaccharide as they store energy, as they store food. And this was about the chitin. And next you can write there inulin. So इसमें लिख लेना, it is homopolymer of fructose। और अगर एग्जैक्टली लिखना होगा तो बीटा फ्रुक्टोज। that are connected by beta 1,2 glycosidic bonds। इट इज होमोपॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज। तो ये बच्चों याद रख लेना, और ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, तो ये आप लोगों को के लिए इम्पोर्टेंट है। चलो इसका नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, इट इज प्रेजेंट इन रूट्स एंड ट्यूबर्स ऑफ दलिया। तो बच्चों हम इसको मेटाबोलाइज नहीं कर सकते, इट इज नॉट मेटाबोलाइज्ड बाय ह्यूमंस। Thus kidneys excrete
the kidneys excrete inulin in urine. So its concentration in urine is used for the measurement of glomerular filtration rate. और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को हम लोग GFR कहते हैं शॉर्टली. तो बच्चों हम लोगों का बॉडी में जब भी कोई चीज एक्स्ट्रा जाएगा या कोई चीज नुकसानदेह होगा तो किडनी उसको फिल्ट्रेट करता है और वो किडनी के फिल्ट्रेशन को कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. जब किडनी चीजों को ब्लड से निकालता है और यूरिन में फेंकता है तो उसको कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. और अगर इन्युलिन कोई बंदा खाए और ये 2-3 घंटे के बाद यूरिन के थ्रू बाहर चला जाएगा और यहाँ पे R लिख लेना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. तो अब जब क्योंकि ये हमारे बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं होता है तो जब इसको इंसान खाएगा तो कुछ देर बाद यूरिन में निकालेगा. अब यूरिन में क्या नॉर्मल निकल रहा है या एबनॉर्मल निकल रहा है तो इसीलिए किडनी का कंडीशन हम पता कर सकते हैं. क्या इंसान का किडनी नॉर्मल है या एबनॉर्मल है तो हम लोग इन्युलिन का सहारा ले सकते हैं. तो इसीलिए उसे कहते हैं कि हम उसको चेक यूज कर सकते हैं टू मेजर द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. वो दिस वाज रिगार्डिंग द इन्युलिन. अब एक पॉइंट जो एनसीईआरटी के अंदर है वो याद रखना है ये. अब वो है होमोपॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज. जरा बच्चों ग्लाइकोजन बता दो मुझे किसका पॉलीमर है. ग्लाइकोजन किसका पॉलीमर है. अरे ग्लाइकोजन में कौन सा मोनोसेकेराइड होता है. ग्लाइकोजन जो है पॉलीमर है ग्लूकोज का. स्टार्च भी पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है. सेल्यूलोज भी पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है. काइटिन पॉलीमर ऑफ नैग है, एन स्टार ग्लूकोसामाइन. और ये इन्युलिन जो है इज अ पॉलीमर ऑफ व्हाट, द फ्रुक्टोज या बीटा फ्रुक्टोज. अब लिख लो आप क्वेश्चन इधर. देखो which of the following is not a protein. which of the following is not a protein. और पहला वाला लिख लेना यहाँ में इंसुलिन. Second one you can write growth hormone. Third you can write there pepsin. और जो चौथा वाला लिख लेना आप इन्युलिन. Now what will be the answer for this question? अरे क्या होगा आंसर इसका. आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है या नहीं. फखरुल आवाज आ रही है मेरी या नहीं. Yes, sir. यस सर आ रही है. Yes, sir, आ रहा है. होगा आंसर. व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. इतना इजी है आप लोगों को सोचना ही नहीं है.
अरे ये इन्युलिन क्या है भाई, ये इन्युलिन क्या पढ़ाया मैंने, इन्युलिन क्या है, प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट है? इन्युलिन प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट है? कार्बोहाइड्रेट है। तो अब मैं क्या पूछ रहा हूँ ऊपर में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटीन? तो इंसुलिन प्रोटीन है, एक हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन एक हार्मोन है, प्रोटीन है, पेप्सिन एक एंजाइम है, प्रोटीन है। तो ये भी प्रोटीन, ये भी प्रोटीन, ये भी प्रोटीन। और लेकिन इसमें इन्युलिन जो है बड़ा आंसर है, इजी आंसर पिक करना है, क्योंकि ऊपर में ही पढ़ाया मैंने आप लोगों को, इन्युलिन कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन नहीं होता है। और आगे आप सीखेंगे इंसुलिन हार्मोन है बट प्रोटीन है, ग्रोथ हार्मोन हार्मोन है बट प्रोटीन है, पेप्सिन एंजाइम है बट प्रोटीन है। तो इसीलिए आंसर इसका इन्युलिन होगा। और अब आपको मैंने क्यों ये क्वेश्चन कराया, क्योंकि अब आपको डिफरेंस याद रखना है, ये इंसुलिन है और ये इन्युलिन है। इंसुलिन हार्मोन है, इन्युलिन एक कार्बोहाइड्रेट है, एक होमोपॉलीसैकेराइड। तो इस वजह से मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन करा दिया। तो ये सारा कहानी था होमोपॉलीसैकेराइड्स का। तो बच्चों अब आप लोग नेक्स्ट वहां पे लिख लेना हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। एंड देयर एग्जांपल्स। इसमें लिख लेना आप the polysaccharides that are composed of different monosaccharides. That are composed of different monosaccharides are called as heteropolysaccharides. और इसमें लिख लेना they usually contain complex sugars. Monosaccharides such as sugar acids and amino sugars. और बच्चों ये आप लोगों को एनसीईआरटी से याद रखना है। जरा कोई स्टूडेंट मुझे एग्जांपल बताएं इसका अमाइनो शुगर का, जरा अमाइनो शुगर का एग्जांपल बताओ, और शुगर एसिड का एक एग्जांपल बताओ। शुगर एसिड का एग्जांपल क्या था? ग्लूकोयूरानिक एसिड, गैलेक्टोयूरानिक एसिड। और अमाइनो शुगर्स का एग्जांपल क्या था? एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन। तो आप लोग प्लीज पढ़ लो, जहां तक मुझे लग रहा है कि आप लोग शायद घर पे सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं। तो जब तक ना आप लोग पढ़ेंगे तब तक कॉन्फिडेंस कभी भी डेवलप नहीं होगा। तो एग्जांपल जो है, यू विल राइट हियर पेप्टाइडोग्लाइकन, और एग्जांपल विल बी हियर agar, example will be mucopolysaccharides, और बच्चों एग्जांपल यू कैन राइट हियर हेमिसेल्यूलोज, और एग्जांपल विल बी पैक्टिन। जरा कोई बच्चा मुझे होमोपॉलीसैकेराइड का एग्जांपल बताए। चलो होमोपॉलीसैकेराइड का एग्जांपल बताओ। हलीना, टेल मी एग्जांपल्स ऑफ होमोपॉलीसैकेराइड। ग्लाइकोजन, और सेलुलोज, वेरी गुड, और कीटीन,
काइटिन और यूनिलिन, लूप, काइटिन और इनुलिन। यूनिलिन, हाँ इनुलिन। हाँ तो जरा ये आशिक आशिक बताएगा। आशिक टेल मी एग्जांपल ऑफ डाइसैकेराइड्स। आशिक will tell me the examples of disaccharides. चलो मासूमा will tell. मासूमा tell me examples of disaccharides. कोई बच्चा मुझे डाइसैकेराइड का एग्जांपल बताए। माल्टोस, माल्टोस, माल्टोस और लैक्टोस, लैक्टोस और सुक्रोज और ट्रेहलोस। ठीक है तो तहमीना टेल मी एग्जांपल ऑफ एल्डोहेक्सोस। तहमीना will tell me the example of aldohexose. कोई बच्चा बताएगा मुझे एल्डोहेक्सोस का एग्जांपल। एल्डो मतलब एल्डिहाइड ग्रुप, हेक्सो मतलब हेक्सो शुगर, तो उसका एग्जांपल क्या था? ग्लूकोज। जरा जरा कीटो हेक्सोस का बता दो एग्जांपल। कीटो हेक्सोस का। कीटो मतलब कीटोनिक ग्रुप, हेक्सोस मतलब 6 कार्बन एटम, तो क्या था? फ्रुक्टोज था। तो राइबोस हैं, डिऑक्सीराइबोस हैं, तो वो भी एल्डोपेंटोस हैं। और राइबोलोज बताया था मैंने आप लोगों को कीटोपेंटोस था। सो प्लीज रिवाइज कर लो। हाँ तो रिवाइज करने से आप लोगों में ज्यादा परफेक्शन आएगा। तो अब आप लोग पेप्टाइडोग्लाइकन लिख लेना पहला वाला। और बच्चों पेप्टाइडोग्लाइकन में पहला पॉइंट लिख लेना इसका, इट इज कंपोज्ड ऑफ एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और इसको हम लोग नैम कहते हैं। और लिख लेना नैग, और नैग का आप लोगों को पता है कि एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन कहते हैं। It is composed of NAM and NAG that are connected by beta 1,4 glycosidic bonds. That are connected by beta 1,4 glycosidic bond. तो इसमें लिख देना it is present in bacterial cell wall. तो ये बॉटनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। It is present in bacterial cell wall. और नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना besides NAM and NAG, it is also composed of, it also contains composed of a peptide of 4 to 5 amino acids. अब देखो बच्चों इसीलिए इसका नाम पड़ा है पेप्टाइडोग्लाइकन। तो पेप्टाइडो मतलब क्या है? अमाइनो एसिड है। इसमें कितने अमाइनो एसिड हैं? 4 से 5। और ग्लाइकन का मतलब इसमें कार्बोहाइड्रेट है। कौन कौन सा कार्बोहाइड्रेट? नैम एंड नैग। तो नैम एंड नैग है ग्लाइकन कार्बोहाइड्रेट्स, और पेप्टाइडोग्लाइकन है ये अमाइनो एसिड 4 से 5, और दोनों को मिला के इसका नाम पड़ा पेप्टाइडोग्लाइकन, और जो प्रेजेंट होता है बैक्टीरियल सेल वॉल में। इज दिस क्लियर? तो अब हमें देखना है कि बच्चों ये जो पेप्टाइडोग्लाइकन जो है इसको डाइजेस्ट करता है एक एंजाइम। तो लिखो लाइसोजाइम
lysozyme is antibacterial enzyme. Lysozyme is antibacterial enzyme that kills bacteria. That kills bacteria by the breakdown of beta 1,4 glycosidic bonds between NAM and NAG. Between NAM and NAG of peptidoglycan. बच्चों अगर सपोज ये बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया का सेल वॉल है और बैक्टीरिया के सेल वॉल में अगर सपोज ये है यहाँ में एक नैम और ये है सपोज नैग और ये है नैम और ये है नैग और ये है सपोज नैम और ये है नैग और मान लेंगे हम ये है नैम और ये है नैग। अब लाइसोजाइम जो है एक एंटीबैक्टीरियल एंजाइम होता है और लाइसोजाइम क्या करता है, ये बॉन्ड को तोड़ेगा इधर में और इधर में तोड़ के ये कौन सा बॉन्ड हो गया, एंड दिस इज बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। सपोज हम मानेंगे ये नैम है और सपोज हम लोग मानेंगे ये नैग है और ये बैक्टीरिया का सेल वॉल है और इसमें जो ये वाले बॉन्ड्स हैं ये हम लोग मानेंगे बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स है। अब बैक्टीरिया आएगा और ये लाइसोजाइम आएगा, इस बैक्टीरिया को मारेगा। क्यों? क्योंकि वो सेल वॉल को तोड़ता है। सेल वॉल के टूटने से क्या होगा, वाटर आएगा और वाटर आने से क्या होगा, बैक्टीरिया स्वेल हो जाएगा। स्वेल होने के बाद क्या होगा, फट जाएगा। तो दैट मीन्स लाइसोजाइम आया पहले और लाइसोजाइम आने के बाद होल्स होंगे और होल होने से क्या होगा, वाटर जाएगा और जब वाटर आएगा नेक्स्ट तो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा और फिर जब स्वेल होगा तो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा और जब बर्स्ट होगा तो मर जाएगा। तो इसके बाद इस बैक्टीरिया बर्स्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो ये फिगर है, दिस इज पेप्टाइडोग्लाइकन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल वॉल। तो बैक्टीरियल लाइसोजाइम आएगा, काटेगा बॉन्ड को, बॉन्ड के कटने के बाद होल्स होंगे, वाटर आएगा, वाटर आने से स्वेल होगा, स्वेल होने से बर्स्ट होगा, बर्स्ट होने से बैक्टीरिया मर जाएगा। तो अब आप याद रख लेना, जो ये लाइसोजाइम जो है ये हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। लाइसोजाइम इज प्रेजेंट इन, ये हमारी टीयर में भी होता है बच्चों। लाइसोजाइम जो है हम लोगों का स्लाइवा में भी होता है और लाइसोजाइम हम लोगों का स्वेट में भी होता है। और ये याद रख लेना, अगर हवा से आएगा बैक्टीरिया हमारी आंखों पे तो वहां में लाइसोजाइम है और उस बैक्टीरिया को मार जाएगा। जरा आप लोगों ने क्या लाइसोसोम सुना है कभी? क्या लाइसोजाइम और लाइसोसोम सेम है अब या डिफरेंट है? डिफरेंट है। लाइसोजाइम एंजाइम है बट लाइसोसोम एक ऑर्गेनल है, सेल ऑर्गेनल है और जिसको सुसाइडल बैग कहते हैं। तो ये था पहला हेटेरोपॉलीसैकेराइड जिसका नाम है पेप्टाइडोग्लाइकन। वो ये आपके बॉटनी में काम आएगा। जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए, एवरीथिंग विल बी रिपीटेड बाय द बॉटनी टीचर और जब वो आप लोगों को बैक्टीरिया पढ़ाएगा और जब वो बैक्टीरियल सेल वॉल पढ़ाएगा।
क्योंकि ये बातें जरूरी हैं और ये बातें आप लोगों से कोई भी एग्जाम में पूछा जाएगा। बेसिक बातें हैं और इजी हैं, जो इजी क्वेश्चंस में आ जाता है। इसमें कोई भी बात ऐसा टफ नहीं। तो अब देख लो सेकेंड एग्जाम्पल जो इस हेट्रोपॉलीसैकेराइड का है वो अगार है। तो इसीलिए बच्चों आप लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है हेडिंग कर लेना अगार। और यह हम इसको अगार अगार भी कहते हैं। और इसमें लिख लेना इट इज पॉलीमर ऑफ galactose and 3,6 anhydrogalactose. Is polymer of galactose and 3,6 anhydrogalactose. So it is obtained from seaweeds. It is obtained from seaweeds और like जैसे लिखे ना रेड एल्गी। और बच्चों रेड एल्गी का एग्जाम्पल है ग्रेसिलेरिया। और ये भी आपको बॉटनी टीचर जब पढ़ाएंगे रेड एल्गी तो वहां में ग्रेसिलेरिया बताएंगे और ग्रेसिलेरिया में वो अगार बताएंगे आप लोगों को। और एनसीईआरटी का पॉइंट है और लेकिन इधर नहीं याद रखना है, बॉटनी में आपको चाहिए। हाँ नूरज जमान का कोई डाउट है? नूरज क्या डाउट है आपका? सर तो लाइसोसोम ये वाला पार्ट समझ नहीं आया। लाइसोसोम वाला? हाँ सर। हाँ मैं आपको समझा दूंगा। जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है, बैक्टीरिया का सेल वॉल बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकन का, ठीक है। और वो पेप्टाइडोग्लाइकन बना होता है दो मोनोसैकेराइड्स का, एक का नाम है नैम और एक का नाम है नैग, और जो कनेक्टेड होते हैं बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। तो अब देखा हमने कि जो ये नैम और नैग जो है, इसके अलावा पेप्टाइडोग्लाइकन में होता है कुछ अमाइनो एसिड 4 से 5, और 4 से 5 अमाइनो एसिड को पेप्टाइड कहते हैं और नैम और नैग को हम लोग ग्लाइकन कहते हैं। तो नाम पड़ा पेप्टाइडोग्लाइकन। अब देखो लाइसोजाइम एक एंजाइम है जो बैक्टीरिया को मारता है। कैसे? क्योंकि वो बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड तोड़ता है जो नैम और नैग ऑफ ग्लाइकन के बीच में होता है। अब देखो लाइसोजाइम आया, लाइसोजाइम ने क्या काटा? बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। बैक्टीरिया के सेल वॉल में क्या हो जाएगा? होल, और होल से बच्चों क्या आ जाएगा? H2O पानी। और पानी जब अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्वेलिंग। स्वेलिंग होने से क्या होगा? बैक्टीरिया फट जाएगा, फटने के बाद क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि लाइसोजाइम इज एंटीबैक्टीरियल एंजाइम, और ये किल करता है, बैक्टीरिया को मारता है। ये लाइसोजाइम हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? टीयर में, सलाइवा में, स्वेट वगैरह में प्रेजेंट होता है। और अब आप दूसरा लिख लेना है पॉलीमर ऑफ गैलेक्टोज एंड 3, और ये प्रेजेंट होता है सीवीड्स में। और सीवीड का एग्जांपल जैसे रेड एल्गी है, और रेड एल्गी का एग्जांपल है ग्रेसिलेरिया। आर यू डन विद दिस? सर। Yes, sir. अब आप लोग नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, agar is used in cell culture and लिख लेना इलेक्ट्रोफोरेसिस। और इलेक्ट्रोफोरेसिस फिलहाल आप लोग याद रख लेना, माइग्रेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। Migration of charge particles like DNA। जो है चार्ज पार्टिकल की जगह में बेस्ट है चार्ज मॉलिक्यूल्स लेना।
बच्चों ये हमें आगे पढ़ना है 12th में, और 12th में जब बायोटेक्नोलॉजी आएगा तो हम लोग अगार को यूज करते हैं, क्योंकि ये अगार जब हम लोग इनसे लेंगे ना, ये पाउडर होता है। तो अगर हम इस पाउडर को डालेंगे पानी में और उसको उबालेंगे तो वो वहां में मोटा गाढ़ा सॉल्यूशन बनता है। और फिर अगर आप उसको डालेंगे कहीं पे भी, किसी ट्रे में भी, और वो ठंडा होके जल बनाता है, और फिर उस जल पे आप रख लो सेल को, सेल कल्चर करेगा। उसमें आप डालो मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल माइग्रेट होता है, और मॉलिक्यूल का माइग्रेट होने को कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। और एक सेल से बहुत सारा सेल बनना, उसको कहते हैं सेल कल्चर। तो अब आप याद रखना, अगार का यूज होता है सेल कल्चर में, अगार का यूज होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस में। और इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? माइग्रेशन ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल्स लाइक डीएनए। और ये हमें 12th में पढ़ना है, और ये आपको बॉटनी टीचर पढ़ाएगा जब वो आपको टिश्यू कल्चर पढ़ाएंगे। आर यू डन विद दिस? Yes, sir. सो दिस वाज रिगार्डिंग द अगार। तो अब आप लोग तीसरा एग्जांपल जो है वो लिख लेना, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, और म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स में लिख लेना दे आर, या इसको आप ब्रैकेट में लिख लेना, इनका और नाम है, और इसको म्यूकोप्रोटीन्स भी कहते हैं, और इसको हम लोग प्रोटियोग्लाइकन्स भी कहते हैं। So right for this, they are the mucilage or slime forming polysaccharides. They are mucilage or slime forming polysaccharides that are also associated with proteins. They are also associated with proteins, thus they are also called as mucoproteins. और बच्चों यहाँ हम इनको प्रोटियोग्लाइकन्स कहते हैं। आप लोगों ने कभी देखा है भिंडी को अगर हम लोग काटने के बाद धो लेते हैं तो क्या होता है? कभी देखा है आप लोगों ने? अगर भिंडी को ज्यादातर काटने से पहले धोते हैं और धोने के बाद काटते हैं। जरा बच्चों क्या होता है अगर हम भिंडी को जाके काटने के बाद धोते हैं? व्हाट हैपेंस? स्लिप हो जाता है। वेरी गुड। हाँ, वहां म्यूसिलेज बनता है, वहां स्लाइम बनता है, वो स्लिपरी बनता है, और उस स्लिपरी सब्सटेंस को स्लाइम कहते हैं, हम लोग म्यूसिलेज कहते हैं। तो अब आप लोग याद रख लेना, उस भिंडी में भी म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स है, और लेकिन उन म्यूकोपॉलीसैकेराइड के साथ क्या होता है? ऑल्सो अटैच प्रोटीन्स। तो इसीलिए हम इनका नाम देते हैं म्यूकोप्रोटीन, या हम इनको देते हैं प्रोटियोग्लाइकन्स नाम। तो अब आप लोगों को कुछ म्यूकोपॉलीसैकेराइड का एग्जांपल्स याद रखना पड़ेगा, और वो म्यूकोपॉलीसैकेराइड का नाम मैं आपको ऐसे बता दूं। आप लोग क्या कर लेना, एक कॉलम में आप लोग लिख लेना म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, और बच्चों दूसरे कॉलम में लिख लेना देयर कंपोजिशन, और तीसरा कॉलम में आप लोग लिख लेना देयर प्रेजेंस। तो म्यूकोपॉलीसैकेराइड का पहला एग्जांपल हम लोग लेंगे हाइलुरोनिक एसिड।
और इसमें आप लोग लिख लेना, एक तो इसमें नैग होता है और बच्चों इसमें होता है ग्लूकोइरानिक एसिड। ठीक है, और इस हाइलोरानिक एसिड का आप लिख सकते हैं, ये हमारे कार्टिलेज में होता है बच्चों, ये टेंडन्स में होता है। ठीक, और ये आप लोग लिख सकते हैं मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। और सेकेंड वाला जो है एग्जांपल, यू विल राइट कॉन्ड्राइटिन सल्फेट। और कॉन्ड्राइटिन सल्फेट में लिख लेना एन एसिटाइल, और इसको हम लोग शॉर्टली कहेंगे फिलहाल GA, ग्लूकोइरानिक एसिड। और यहां में लिख लेना एन एसिटाइल गैलेक्टोसोएमाइन। और प्लस लिख लेना GA। और बच्चों इसका भी आप लोग एग्जांपल लिख लेना, ये एन एसिटाइल प्लस GA, और ये रहता है कार्टिलेज में, मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज। बच्चों ये रहता है जॉइंट फ्लूइड के पास। ये इसके लिए है। और तीसरा एग्जांपल जो है, यू विल राइट देयर हेपेरिन। ये हेपेरिन है। और बच्चों हेपेरिन जो है, इसमें आप लोग वही लिख लेना नैग, और प्लस लिख लेना ग्लूकोइरानिक एसिड। और ये होता है ब्लड में present in blood and acts as natural anticoagulant. बच्चों आप लोगों ने देखा है कि जब हमारा कहीं स्किन वगैरह में कट लगता है और जब ब्लड बह जाता है तो क्या होता है उसके बाद, जब ब्लड निकल जाता है ब्लड वेसल से, व्हाट हैपेंस टू द ब्लड? जरा ब्लड क्या वैसे ही रहता है फ्लूइड, या ब्लड जम जाता है? जब बॉडी से ब्लड निकलता है तो ब्लड का क्या होता है? फ्लो हो रहा है। हाँ, ब्लड जम जाता है और दही की तरह हो जाता है, तो उसको कोआगुलेशन कहते हैं। लेकिन जब हमारे बॉडी में ब्लड वेसल के अंदर रहता है तो वहां में वो फ्लूइड रहता है, क्योंकि हमारे बॉडी में हेपेरिन है। और बच्चों हेपेरिन म्यूकोपॉलीसेकेराइड है, और इस हेपेरिन का काम क्या है? ये नेचुरल एंटीकोआगुलेंट है। ये ब्लड को कोआगुलेट होने नहीं देता है, तो ये ब्लड को फ्लूइड ही रहने देता है। और नेक्स्ट एग्जांपल जो है, यू कैन राइट देयर केराटिन सल्फेट। अब केराटिन सल्फेट में इधर रख लेना गैलेक्टोज, और इधर रख लेना ग्लूकोइरानिक एसिड। यहाँ नैग हो गया ग्लूकोइरानिक एसिड, एन एस्टाइल गैलेक्टोसामाइन ग्लूकोइरानिक एसिड, और यहाँ नैग हो गया, और यहाँ पे आप लोग नैग रख लेना और प्लस लिख लेना गैलेक्टोज। केराटिन सल्फेट, नैग और प्लस गैलेक्टोज। और इसमें लिख लेना इट प्रोवाइड्स
it provides flexibility to skin and आई का जो आगे वाला पोर्शन ब्लैक होता है उसको कर्निया कहते हैं और उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो बच्चों ये हैं म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स के बारे में और नाम याद रखना जरूरी है बिकॉज ये आपको हर जगह आएगा। जब मैं टिश्यूज पढ़ाऊंगा तब आएगा, जब मैं आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा तब आएगा, हर जगह ये यूज होना है। तो इन सब का नाम याद रखना है। अब क्या क्या एग्जाम्पल है म्यूकोपॉलीसैकेराइड का? व्हाट इज द फर्स्ट एग्जाम्पल? व्हाट इज द फर्स्ट एग्जाम्पल? Hyaluronic acid. Hyaluronic acid. What is the second example? Chondroitin sulfate. Chondroitin sulfate. And what is the third example? Heparin. Heparin. And what is the next example? Keratin. Keratin sulfate. बच्चों हमारे ब्लड में कोगुलेशन नहीं होता है, ब्लड जमता नहीं है क्योंकि हमारी बॉडी में एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट है और उस नेचुरल एंटीकोगुलेंट का नाम हेपेरिन है और वो हेपेरिन म्यूकोपॉलीसैकेराइड है। और म्यूकोपॉलीसैकेराइड एक कार्बोहाइड्रेट है, हेटेरोपॉलीसैकेराइड। हमारे कार्टिलेज में, हमारे जॉइंट टेंडन्स में, कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स में हाइलुरोनिक एसिड रहता है। कार्टिलेज में हाइलुरोनिक एसिड रहता है। जॉइंट के पास जो फ्लूइड है उसमें कॉन्ड्राइटिन सल्फेट रहता है। तो अब आपको याद रखना है, सब में होता है नैग नैग नैग, लेकिन कॉन्ड्राइटिन सल्फेट में होता है एन एसिटाइल गैलेक्टोसोएमाइड। सब में होता है ग्लूकुरानिक एसिड ग्लूकुरानिक एसिड ग्लूकुरानिक एसिड। तो बच्चों लेकिन केराटिन सल्फेट में होता है गैलेक्टोज, तो उसमें ग्लूकुरानिक एसिड। अगर आप लोग ये इग्नोर भी करेंगे कोई इश्यू नहीं, बट ये नाम याद रखना और ये प्रेजेंस याद रखना। अब देखो ये था एग्जाम्पल्स ऑफ हेटेरोपॉलीसैकेराइड। तो पहला वाला हेटेरोपॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल क्या था? पेप्टाइडोग्लाइकन। दूसरा क्या था? एगार। तीसरा क्या था? म्यूकोपॉलीसैकेराइड। अब चौथा क्या है? हेमिसेलुलोज। पांचवा क्या है? पेक्टिन। तो अब हमें ये दो देखना पड़ेगा, हेमिसेलुलोज, और मैं आपको पेक्टिन के बारे में बता दूंगा। अब आप लोग इधर में लिख लेना हेमिसेलुलोज। और हेमिसेलुलोज में लिख लेना it is also present in plant cell wall। और बच्चों याद रख लेना एक हेटेरोपॉलीसैकेराइड होता है ये। और सेकंड जो है लिख लेना पेक्टिन। और पेक्टिन में याद रखना इट इज प्रेजेंट इन मिडिल लैमेला। It is present in middle lamella of plant cell wall in the form of magnesium pectate or calcium pectate। मैग्नीशियम पैक्टेट और कैल्शियम पैक्टेट। और ये भी आपका बॉटनी में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपोजिशन ऑफ मिडिल लैमेला। तो मिडिल लैमेला में बच्चों अब क्या प्रेजेंट होता है? व्हाट इज प्रेजेंट इन मिडिल लैमेला नाउ? पेक्टिन सर। पैक्टिन। लेकिन पैक्टिन किसके फॉर्म में रहेगा? मैग्नीशियम पैक्टेट या कैल्शियम पैक्टेट। And this was all about the carbohydrates। और जो हमने स्टार्ट किया था मोनोसैकेराइड से और एंड किया पॉलीसैकेराइड्स तक। जरा ये बदरपुर वाला ये बच्चा जरा आप और उठ लो और ये कैमरा सही रख लो। इस कैमरे से तो मुझे खाली वो छत दिख रहा है और आप लोग दिख ही नहीं रहे।
जो स्कूल में बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं, कोई बच्चा उठे और कैमरा को सही अलाइन कर दे। हाँ बस ठीक है। अब ठीक है। आप लोगों ने खाना वाना तो स्टार्ट नहीं किया वहां खाना? चलो ठीक है, अब हाँ आप बैठ जाओ। चलो आप लोगों को मैं 5 मिनट दे रहा हूँ। 5 मिनट में आप लोग एकदम से पॉलीसैकेराइड का मुझे रिवाइज करके देंगे। आफ्टर दैट आई विल आस्क द क्वेश्चंस। चलो यू पीपल हैव 5 मिनट्स, और 5 मिनट में आप एक रफ आइडिया ले लो पॉलीसैकेराइड्स का, बोथ होमोपॉलीसैकेराइड एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड। चलो 5 मिनट बाद में आप लोगों से क्वेश्चन करूंगा पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। चलो फास्ट, अब कोई टाइम वेस्ट नहीं करेगा। यू हैव 5 मिनट्स एंड यू हैव टू यूज दीज 5 मिनट्स वेरी ब्यूटिफुली, ताकि आप अपने आप से सेटिस्फाई हो जाए कि हमने 5 मिनट का यूटिलाइजेशन किया। Homopolysaccharide and heteropolysaccharide both. चलो अब आप लोग अपने कॉपी को बंद रख लेंगे एंड यू विल आंसर माय क्वेश्चंस। हाँ
तो सारे बच्चे अपने माइक्रोफोन ऑन कर लेंगे, बिकॉज मुझे एक ही चीज 2 या 3 बार रिपीट करना पड़ता है। चलो, अब आप लोगों में से मासूमा बताएगी मुझे कि मासूमा कौन सा पॉलीसैकेराइड फ्रुक्टोज का बना होता है। मासूमा, टेल मी व्हिच पॉलीसैकेराइड इज मेड अप ऑफ फ्रुक्टोज। चलो, कोई बच्चा बताएगा कौन सा पॉलीसैकेराइड फ्रुक्टोज का बना होता है। Homopolysaccharide. ना ना ना, कौन सा पॉलीसैकेराइड, अब नाम है, नाम बताना है उस पॉलीसैकेराइड का। एनी गाय? चलो, तहमीना बताएगी। तहमीना, which is made up of fructose, which polysaccharide is made up of fructose? अरे अभी पढ़ाया था भाई। इनुलिन किसका बना था? इनुलिन किसका बना था? इनुलिन फ्रुक्टोज का बना था। तो बच्चों जरा बता दो मुझे, स्टार्च का कौन सा वाला फॉर्म ब्रांच्ड होता है और स्टार्च का कौन सा वाला फॉर्म अनब्रांच्ड होता है? Amylopectin sir branch. Amylopectin एमाइलोपेक्टिन क्या होता है? branch है. ब्रांच। और एमाइलोस क्या होता है? Amylose unbranched. चलो, अब आप लोग बता दो मुझे, कौन सा होमोपॉलीसैकेराइड बीटा ग्लूकोज का बना होता है? कौन सा होमोपॉलीसैकेराइड बीटा ग्लूकोज का बना होता है? जरा सेलुलोज चेक कर लो अपने कॉपी पे, सेलुलोज किसका बना होता है? बच्चों, सेलुलोज कौन सा मोनोसैकेराइड का बना होता है? Beta. बीटा ग्लूकोज का बना होता है। जरा कौन सा होमोपॉलीसैकेराइड एन एसिटाइल गैलेक्टोसैमाइन का बना होता है? कौन सा पॉलीसैकेराइड एन एसिटाइल ग्लूकोसैमाइन का बना होता है? नैग का बना होता है? अरे आप लोग तो याद ही नहीं रख रहे हैं कुछ। Heteropolysaccharide. नहीं, आप तो इन जनरल बता दें भाई, कौन सा होमोपॉलीसैकेराइड नैग का बना होता है? अरे बताया था ना आप लोगों को, काइटिन। जरा काइटिन देख लो, काइटिन किसका बना है? कॉपी पे देख लो, काइटिन किसका बना है? काइटिन पे देख लो कंपोजिशन काइटिन का। काइटिन इज मेड अप ऑफ, काइटिन इज मेड अप ऑफ एन एसिटाइल गैलेक्टोसैमाइन। ठीक है, तो आप लोग प्लीज पढ़ लो। मुझे लग रहा है कि शायद आप लोग घर पे मेहनत नहीं कर रहे, तो पढ़ने के बगैर कोई चीज पॉसिबल है ही नहीं। तो अब देख लो बच्चों, ये था कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो अब हम लोगों का जो नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल देखना है और वो है प्रोटीन्स। तो अब आप लोग हेडिंग कर लो वहां पे, अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स। अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स। चलो, पहला पॉइंट आप लोग लिख लेना प्रोटीन्स का। प्रोटीन्स आर polymers of amino acids that are connected by, that remains connected by peptide bonds. That remains connected by peptide bonds. अब इसका मतलब क्या है कि अमाइनो एसिड बहुत सारे आएंगे और बच्चों ये n नंबर ऑफ अमाइनो एसिड जो है, they will join with each other and they will lead to the formation of what? They will lead to the formation of what? Protein. तो अब ये अमाइनो एसिड जो होगा, and remember it will be a monomer. और बच्चों ये जो प्रोटीन होगा, it will be polymer. और नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं उधर कि प्रोटीन्स आर
most abundant organic molecules in the protoplasm of living cell. जरा बायोस्फीयर में, होल बायोस्फीयर में कौन सा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सबसे अबंडेंट होता है? बच्चों, बायोस्फीयर पे सबसे अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन सा होता है? इट इज सेल्यूलोज। और सेकेंड अबंडेंट काइटिन। लेकिन अगर हम एक सेल का प्रोटोप्लाज्म की बात करें और वहां में सबसे अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रोटीन होता है। और अगर ओवरऑल की बात करें तो वाटर सबसे अबंडेंट होता है 70 to 90%। तो इसमें आप लोग नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, बर्जीलियस coined the name protein from a Greek word proteos. That means holding the first place. तो बच्चों, बर्जीलियस एक साइंटिस्ट था और इस साइंटिस्ट ने क्या करा, एक वर्ड का यूज किया, ग्रीक वर्ड का, और उस ग्रीक वर्ड का नाम है प्रोटियास, और उसी से प्रोटीन ले लिया वर्ड। और प्रोटियास का मतलब क्या है? होल्डिंग द फर्स्ट प्लेस, बिकॉज ये सबसे अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है इन द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल, और उस वजह से इसने इस प्रोटियास वर्ड का यूज किया और नाम बताया प्रोटीन इसका। और नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, all natural proteins are heteropolymers. That is, they are made up of, all natural proteins are heteropolymers, that is, they are made up of different types of amino acids. बच्चों, अगर आप लोगों ने पॉलीसेकेराइड देखा था, पॉलीसेकेराइड दो तरह का था, एक होमोपॉलीसेकेराइड, एक था हेटेरोपॉलीसेकेराइड। जरा होमोपॉलीसेकेराइड क्या सेम मोनोसेकेराइड का बना होता है या डिफरेंट मोनोसेकेराइड का बना होता है? बच्चों, होमोपॉलीसेकेराइड सेम मोनोसेकेराइड का बना होता है या डिफरेंट मोनोसेकेराइड का? डिफरेंट। अरे होमोपॉलीसेकेराइड भाई, होमोपॉलीसेकेराइड सेम मोनोसेकेराइड का बना होता है या डिफरेंट मोनोसेकेराइड का? सेम मोनोसेकेराइड। और हेटेरोपॉलीसेकेराइड डिफरेंट पॉलीसेकेराइड। तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट जो है वो होमोपॉलीमर भी हो सकता है, हेटेरोपॉलीमर भी हो सकता है। लेकिन अब बता दो मुझे, प्रोटीन हमेशा क्या होता है? हेटेरोपॉलीमर। तो दैट मींस दे विल बी ऑलवेज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। कोई सा भी प्रोटीन जो है होमोपॉलीमर नहीं है। तो देखो यहाँ पे नो नेचुरल protein is a homopolymer. और बच्चों, ये आप लोगों को याद रखना है एनसीईआरटी से। अब जितने भी प्रोटीन है वो डिफरेंट अमाइनो एसिड का बना है, किसी में एक ही अमाइनो एसिड का कोई भी प्रोटीन नहीं है इस यूनिवर्स में। Are you done with this? यस सर। तो अब हमें नेक्स्ट देखना है कि जो प्रोटीन्स हैं, अमाइनो एसिड जो हैं, और बच्चों इन्हीं की वजह से एक प्रोटीन का डिफरेंस क्रिएट होता है। अगर डिफरेंट अमीनो एसिड ना होता तो डिफरेंट प्रोटीन कभी भी पॉसिबल नहीं होता। तो अब उन प्रोटीन
से देखने से पहले हम लोग अब देखेंगे अमाइनो एसिड क्या होता है। तो यू पुट अ हेडिंग देयर एंड राइट अमीनो एसिड्स, और फ्यूचर में हम लोग इसको ए करके डिनोट कर देंगे, अमीनो एसिड्स। और बच्चों अमीनो एसिड में लिख लेना दे आर द bifunctional, they are the bifunctional organic compounds. They are the bifunctional organic compounds that are substituted, methanes. और ये पॉइंट आप लोग इंपॉर्टेंट कर देना बिकॉज ये एनसीईआरटी के अंदर है। They are the bifunctional organic compounds that are substituted methanes. So इसमें लिख लेना they have two functional groups. There are two functional groups, that is acidic COH group and basic NH2 group. अब देखो बच्चों एनसीईआरटी ने क्या लिखा है इसको, यहाँ पे अगर मैं मीथेन बता दूं कि मीथेन का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है कि कार्बन होता है और 4 इसमें हाइड्रोजन होता है। अब इस मीथेन का सब्स्टिट्यूशन हुआ है, तो जब मीथेन का सब्स्टिट्यूशन हुआ है इस मीथेन में इस H की जगह में COH आया। बच्चों इस मीथेन में H की जगह में NH2 आया है और इस मीथेन में H आया है और इस मीथेन में एक R ग्रुप आया है। अब देखो ये जो इसमें ये वाला ग्रुप है COH है और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ये जाके अमाइनो ग्रुप है। और बच्चों ये यहाँ में अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है और ये यहाँ में जाके आप लोगों को याद रखना है ये मीथेन। अब किसका सब्स्टिट्यूशन हुआ है और अमाइनो एसिड बना है बच्चों, किसका सब्स्टिट्यूशन हुआ है और अमाइनो एसिड बना है? मीथेन। मीथेन का। तो इसलिए एनसीईआरटी ने लिखा है दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स, बाइफंक्शनल, 2 फंक्शनल ग्रुप है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बिकॉज हाइड्रोकार्बन्स है और प्लस मीथेन के सब्स्टिट्यूशन से मिला है। अब आप कहेंगे सर ये आर क्या है, तो लिख लेना आर इज साइड चेन, R is side chain which is different for each amino acid. R is side chain which is different for each amino acid. तो लिखो amino acids have 4 substituent groups. और ये भी आप लोगों को एनसीईआरटी से याद रखना है। तो जब सब्स्टिट्यूशन हुआ ये इसको रिप्लेस किया, इसको रिप्लेस किया, इसको रिप्लेस किया, इसको रिप्लेस किया, तो टोटल जो है इसमें 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स होते हैं। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना आप, अमाइनो एसिड्स आर amphoteric. Amino acids are amphoteric, that is they are both acidic as well as basic in nature.
अब बता दो बच्चों कौन सा ग्रुप इसमें अमाइनो एसिड में एसिडिक ग्रुप होता है? अमाइनो एसिड में कौन सा एसिडिक ग्रुप होता है? कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और कौन सा इसमें बेसिक होता है? एमाइनो ग्रुप अमाइनो ग्रुप। गुड है। और अब इसका मतलब वो कंपाउंड जो एसिड भी एक्ट कर सकता है और बेस भी एक्ट कर सकता है, बच्चों क्या कहते हैं उस कंपाउंड को? एम्फोटेरिक। So that means amino acid amphoteric है और they are both acidic as well as the basic in nature. Are you done with this? यस सर तो नेक्स्ट वाला जो है आप लोग लिख लेना, in nature more than 300 amino acids are present. In nature more than 300 amino acids present, but our body proteins more than 300 types of amino acid, huh? More than 300 types of amino acid present, but our body protein contains 20 types of amino acids. बच्चों नेचर में कितने अमाइनो एसिड है? अब कितने तरह के अमाइनो एसिड है? 300. लेकिन हमारे बॉडी प्रोटीन में कितने तरह के अमाइनो एसिड होता है? 20 अमाइनो एसिड। अब ये जो अमाइनो एसिड है ये हमारी बॉडी प्रोटीन को प्रोवाइड करता है डाइवर्सिटी, और अमाइनो एसिड को डाइवर्सिटी प्रोवाइड करता है आर। देखो अमाइनो एसिड्स प्रोवाइड diversity amino acids provide diversity to proteins, and R group provides diversity to amino acids. ये पॉइंट बड़ा समझने का पॉइंट है बच्चों। कितने अमाइनो एसिड है हमारे बॉडी में? कितने तरह के अमाइनो एसिड है हमारे बॉडी में? 300 20 हमारी बॉडी में खाली 20 तरह के अमाइनो एसिड है। अब ये 20 तरह के अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रोटीन बनाते हैं। एल्ब्यूमिन बनाता है, ग्लोबुलिन बनाता है, पेप्सिन बनाता है, ट्रिप्सिन बनाता है, माइलेज बनाता है, एक्सिलिन बनाता है, ग्लूकोगॉन बनाता है, ग्रोथ हार्मोन बनाता है। तो अब बता दो मुझे ये प्रोटीन का जो ये डिफरेंस है, प्रोटीन का जो ये डाइवर्सिटी है, ये प्रोटीन का डाइवर्सिटी किस वजह से है? अमाइनो एसिड की वजह से। बट अमाइनो एसिड में डिफरेंस किसकी वजह से है? आर ग्रुप की वजह से। अगर ये आर ग्रुप है इधर, तो ये आर ग्रुप हर किसी अमाइनो एसिड के लिए डिफरेंट है। और अब डिफरेंट अमाइनो एसिड हम किसके बेसिस पे कहेंगे? आर ग्रुप के बेसिस पे। लेकिन डिफरेंट प्रोटीन किसके बेसिस पे कहेंगे हम? अमाइनो एसिड के बेसिस पे। तो इसलिए याद रखना, अमाइनो एसिड प्रोवाइड डाइवर्सिटी टू प्रोटीन्स एंड आर ग्रुप प्रोवाइड्स डाइवर्सिटी टू अमाइनो एसिड्स। अब अमाइनो एसिड किस वजह से डिफरेंट होता है? आर ग्रुप की वजह से। और प्रोटीन किस वजह से डिफरेंट होता है? अमाइनो एसिड की वजह से। मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। देखो मेरे पास यहाँ मैं सपोज मैं कहूंगा मेरे पास 5 अमाइनो एसिड है। तो देखो बच्चों ये 5 अमाइनो एसिड को फिलहाल मैं कहूंगा ए, फिलहाल मैं कहूंगा बी, फिलहाल मैं कहूंगा, आप लोगों को लिखना नहीं है ये सी, फिलहाल कहूंगा डी, फिलहाल कहूंगा ई। तो अब देखो मैं कितने तरह के प्रोटीन बना सकता हूँ इससे। सबसे पहले मैं एक प्रोटीन बना सकता हूँ ए बी सी डी ई।
एक प्रोटीन। फिर बना सकता हूं मैं दूसरा प्रोटीन B C D E A। फिर मैं तीसरा प्रोटीन बना सकता हूं C D E A B। फिर मैं एक और प्रोटीन बना सकता हूं D E A B C। अब बताओ बच्चों, अभी तक कितने अमाइनो एसिड थे मेरे पास? 5। अभी तक मैंने कितने प्रोटीन बनाए? 1 2 3 4, और भी मल्टीपल बना सकता हूं मैं। अब यहां से C से स्टार्ट करूंगा। मैं लिखूंगा C A B D E। मैं लिखूंगा E D B A C। मैं लिखूंगा A C D B E। तो मतलब मैं इन 5 लेटर्स को यूज करके बहुत सारा तरह के प्रोटीन्स बनाते जाऊंगा। तो इसीलिए आप याद रखना, प्रोटीन का डाइवर्सिटी जो है वो मिलता है ड्यू टू द अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड का डाइवर्सिटी जो है वो मिलता है आर ग्रुप की वजह से, और आर ग्रुप हर किसी अमाइनो एसिड में डिफरेंट होता है। तो राइट द नेक्स्ट पॉइंट हियर, द अमाइनो एसिड्स, the amino acid that forms proteins are called as proteogenic amino acid. Are called as proteogenic amino acids. For example, आगे मैं आपको और सिखाऊंगा, जैसे ग्लाइसिन है बच्चों, जैसे एलानिन है, जैसे वैलिन है, और एक्स्ट्रा। और इसमें लिख लेना द अमाइनो एसिड्स that does not form proteins that does not form proteins are called as non-proteogenic amino acid. Non-proteogenic amino acid, और फॉर एग्जांपल लिख सकते हैं आप यहाँ पे ऑर्निथाइन और सिट्रोलिन। क्लियर? और इसमें आप नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना ऑर्निथाइन एंड सिट्रोलिन, और नॉन प्रोटीन बेसिक अमाइनो एसिड्स। Ornithine and citrulline are non-protein basic amino acids that are involved in urea cycle. Ornithine and citrulline are non-protein basic amino acids that are involved in urea cycle, which helps in synthesis of urea inside liver. बच्चों, अब आप लोग बता दो मुझे, ये 2 सेंटेंस समझ के, क्या अब सारे नेचर में कितने अमाइनो एसिड हैं? 300 सर। 300। लेकिन हमारे बॉडी प्रोटीन में कितने हैं? 20 सर। अब बता दो, जितने भी अमाइनो एसिड नेचर में हैं, क्या सारे के सारे प्रोटीन बनाते हैं? नो सर। नहीं। तो जो अमाइनो एसिड प्रोटीन बनाएंगे उनको क्या कहेंगे? प्रोटीओजेनिक अमाइनो। जो अमाइनो एसिड प्रोटीन नहीं बनाएंगे उसको क्या कहेंगे? नॉन प्रोटीओजेनिक अमीनो। नॉन प्रोटीओजेनिक अमीनो। हमारे बॉडी में 2 अमाइनो एसिड का आप लोगों को याद रखना है, एक का नाम है ऑर्निथाइन और एक का नाम है सिट्रोलिन या साइट्रोलिन। मैं आपको जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा वहां मुझे आपको एक्सक्रीशन में यूरिया साइकिल पढ़ाना है। तो बच्चों, यूरिया साइकिल हमारे लीवर में होता है और यूरिया का सिंथेसिस करता है, ठीक है? तो अब ये जो सिट्रोलिन और ऑर्निथीन जो है ये उधर ही यूज होते हैं, बट प्रोटीन ये कभी भी नहीं बनाएंगे। जरा बता दो मुझे 2 अमाइनो एसिड का नाम जो नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स हैं। ऑर्निथाइन एंड व्हाट? एंड साइट्रोलिन। ना ऑर्निथाइन एंड साइट्रोलिन। आप लोग मतलब समझते नहीं है, आप लोगों का थोड़ा सा ये लगता है कि मुझे लग रहा है आप घबराए हुए हैं,
आप लोग टेंशन मत ले लो, बड़ा इजी है, बट समझ लो पहले, फिर आप लोग याद करने की कोशिश कर लो। जरा 2 अमाइनो एसिड का नाम बता दो जो प्रोटीन में हमारे बॉडी में यूज नहीं होता है लेकिन यूरिया साइकिल में यूज होता है। ऑर्निथाइन एंड व्हाट? सिट्रोलिन। और बच्चों ये इन्वॉल्व होते हैं यूरिया साइकिल में, और यूरिया साइकिल कहाँ में होता है? लीवर में। लिवर। और किस में हेल्प करता है? यूरिया के सिंथेसिस। तो यूरिया cycle is the cyclic process, metabolism process that helps in the synthesis of urea in liver, and in that urea cycle 2 amino acids are used. One is called as ornithine and second is called as citrulline, and these ornithine and citrulline are never used in the protein synthesis and they are used in the urea cycle. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो आप लोग प्लीज रिवाइज कर लो। मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ, रिवाइज करने के बगैर कुछ पॉसिबल ही नहीं है। ना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और ना आप लोगों में कभी कभार न कभी भी क्लैरिटी आएगा। सो पढ़ लो कार्बोहाइड्रेट को दोबारा से। प्रोटीन का अभी शुरुआत किया, जो बच्चा कार्बोहाइड्रेट नहीं पढ़ रहा था वो अब प्रोटीन से पढ़ना स्टार्ट करे, और ताकि जाके आप लोगों का जिंदगी में कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ जाए और आप राइट टाइम में अच्छा कर पाओ जिंदगी में कुछ। सो जिस बच्चे को कार्बोहाइड्रेट में कोई डाउट आ रहा है वो पूछ सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है, और अभी ये पढ़ो और देखो कितना अच्छा लगेगा आपको पढ़ने, लेकिन जब आप लोग सेल्फ स्टडी करेंगे। किसी बच्चे का कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. चलो ठीक है, आई विल एंड दिस मीटिंग नाउ, टेक केयर। Thank you, sir.